axis of circular loop. Now suppose ओके, दिस इज एनी कंडक्टर, कोई ये कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और आपको इसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ओके, दिस इज अ कंडक्टर, आपको इसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. इसका मतलब कि आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ओके, तो मैं अब इसी डायग्राम को मॉडिफाई करने वाला हूँ. आपको समझ में आ गया कि हमें किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. दिस इज द सर्कुलर लूप और आपको इस सर्कुलर लूप के एक्सिस में मीन्स इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. अब मैं इस डायग्राम को मॉडिफाई करने वाला हूँ. ओके, मैं सर्कुलर लूप को कुछ इस तरीके से लूंगा. आपको थोड़ा इलिप्स की तरह लगेगा बट दिस इज नॉट द इलिप्स, दिस इज द सर्कल. ओके, आपको इस सर्कल के एक्सिस में इस पॉइंट पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. नाउ अगेन वी विल डू द सेम टेक्निक, वी विल फॉलो द सेम टेक्निक. वही का वही प्रोसीजर है. पहले स्ट्रेट कंडक्टर था, कोई बात नहीं, इस बार सर्कुलर लूप है. ओके, we will consider this distance as the dl. okay, now यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लगेगा बच्चों. अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो पहले वाले केस में क्या किया था, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी. आपको ध्यान हो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारे पास एक कंडक्टर था और इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी. इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने फॉलो किया था. बट यहाँ पे तो कुछ अलग जा रहा है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आएंगे. ओके, एक कंपोनेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा. ओके, यानी इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि इस मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरीके से मिलेगा और इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें वो इस तरीके से मिल रहा है जिसकी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. सपोज दिस इज द फाई, दिस विल आल्सो बी फाई, सो दिस विल बी dB साइन ऑफ फाई एंड दिस विल बी dB कॉस ऑफ फाई. ओके, सिमिलरली अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं. यहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. इसके भी टू कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट वन dB cos of phi and this one is the dB sin of phi. ओके, ना एक दिमाग लगाना बच्चों, यहाँ पे dB cos phi और dB cos phi दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की वैल्यू सेम है. dB cos phi dB cos phi अपोजिट एंड वैल्यू सेम, सो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे. इट मीन्स इस सर्कुलर लूप में जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और उस मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया तो जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारी कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं. क्यों नहीं कैलकुलेशन में आएगा, क्योंकि जितने भी हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे उसके सिमिलर कंपोनेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एक और जनरेट हो जाएगा जो उस पहले वाले वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा. तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे फोकस करना है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो ऑलरेडी कैंसिल होने वाला है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dB ऑफ साइन फाई. सो इन दिस डायग्राम वी विल सी that the magnetic field have the two components, vertical as well as horizontal, but vertical component का कोई रोल नहीं है because वो cancel out हो रहा है. So horizontal component that will be the dB of sin phi. This is the S, this is the A, this is the R, that is the distance. So dB equals to, we have to find out the dB of sin phi. So dB equal to I dl sin of phi upon R square. This is the distance R square. Now take the value of sin phi. साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास a, हाइपोटेनस इज s. सो साइन ऑफ फाई इक्वल्स टू a अपॉन s. नाउ ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है. यहाँ पे पुट करने के बाद इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है, इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है. सो dB इक्वल्स टू i इंटू साइन ऑफ फाई a अपॉन that is a mu naught upon 4 pi also, mu naught upon 4 pi into r square. Okay, now that is of dl. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट we will get that will be mu naught I a square upon 2 of r square plus a square to the power of 3/2. That is the value of the magnetic
field. Okay, now so this was the magnetic field on the axis of the circular loop. अगर हमसे कोई बोलता है कि find out the magnetic field at the center of the loop, so it is very easy, just we have to follow the again the formula, that is mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Okay, now हमें इसके सेंटर पे निकालना है. So this is the dl and this is the angle of 90 degree. Okay, तो साइन ऑफ फाई आउट कैसे साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा इज साइन 90, सो साइन 90 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे साइन का रोल खत्म हो गया. ओके, नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो द इंटीग्रेशन ऑफ द डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बेसिकली इंटीग्रेशन इज द समेशन ऑफ द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो समेशन होता है दैट इज द इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल को, तो डीएल का इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई ऑफ आर, सपोज दिस रेडियस इज द आर. ओके, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. तो जब इस पूरे को सोल्व करेंगे इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 ऑफ आर. 2 पाई से ये 2 टाइम कट जाएगा, आर से ये सिंगल टाइम. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एनी लूप. बट अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर अपन इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2 टर्न्स ले लेता हूँ तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय द 2. अगर मैं 3 टर्न ले लेता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. अगर मैं n टर्न्स ले लेता हूँ तो इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, एम्पियर सर्कुलर लॉ. Basically in Ampere circular law we will again find out the magnetic field, but we will use a different concept. यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करनी है, बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ आई. दिस इज अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ. ओके, ये हमें लर्न कर लेना अच्छी तरीके से. ओके, एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं क्लोज इंटीग्रल लेता हूँ तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल आती है. नाउ we have to use this Ampere circular law to find out the magnetic field in a conductor. Okay, so first of all we have to see the proof. Okay, suppose this is a conductor and current I is flowing through the conductor, and suppose this is, there is a lots of magnetic field lines, but हमें किसी एक को कंसीडर करना है. so this is the I, हमने एक लाइन को या फिर एक लूप को कंसीडर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड का. ओके, सपोज इसकी डिस्टेंस यहाँ से आर है जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ. वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लूप और यू कैन से एट दिस लाइन. सो अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. नाउ आई. ओके, अगर हम डीएल की बात करें, दिस इज द क्लोज इंटीग्रल, इसका मतलब कि डीएल की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, दैट इज ऑफ 2 पाई आर. ओके, अगेन दिस इज द साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. सो इट विल बी म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ सॉल्व करते हैं. So in the circular loop, or you can say in the Ampere circular law, we have find out that B dl equals to mu naught I upon that is 2r. ओके, ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया. तो लास्ट में क्या था, दैट इज द फाइनल रिजल्ट. 4 पाई आर स्क्वायर से यहाँ पे 2 पाई आर कैंसिल आउट हुआ, बच्चा क्या, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला ऑल्सो. नाउ दिस वाज द एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर द सर्कुलर लूप. नाउ कम टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट सोलेनॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या होता है? बेसिकली सोलेनॉइड एक कॉपर वायर है, उसका एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बना है, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड कुछ इस टाइप से होगा, दिस इज अ सोलेनॉइड. ओके, अब हमें क्या करना है, इस सोलेनॉइड के अंदर ओके
इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि सपोज करो अगर हम सोलेनोइड को अज्यूम करें कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अपर पार्ट में से करंट एंटर हो रहा है और इसके लोअर पार्ट में से करंट बाहर निकल रहा है। इसका मतलब कि सोलेनोइड इस तरीके से एक लॉन्ग सोलेनोइड है। तो एक पार्ट में से करंट अगर एंटर हो रहा होगा तो दूसरे पार्ट में से करंट एग्जिट हो रहा होगा, एक पार्ट से एंटर हो रहा है तो लोअर पार्ट से एग्जिट हो रहा होगा। ओके, तो हमारे को जब भी किसी प्लेन पे कोई चीज़ एंटर करती तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं, और उसी प्लेन से कोई चीज़ बाहर की तरफ आती है तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। तो हम इस सोलेनोइड के लिए ये कह सकते हैं कि इसके एक पार्ट पे, ओके, या फिर इसके लोअर पार्ट पे अगर करंट एंटर हो रहा है तो उसको हम इस तरीके से शो कर देंगे, और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है तो उसको डॉट्स की फॉर्म में ऐसे शो कर देंगे। ओके, नाउ आवर टास्क टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड बाय यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, हमें इस वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस वाले पार्ट में। सो सपोज करो दिस इज ए बी सी एंड डी, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। दिस इज द आउटर एलिमेंट, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, जितनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी उतनी आउटर फॉर्म में नहीं होगी, या फिर उतने आउटर रीजन में अवेलेबल नहीं होगी, बट इसके कंपेयर में बहुत कम, तो हम बाहर वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सेकेंड हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इसके लिए हो जाएगा। ओके, हम अब इस पार्ट की बात करते हैं। तो अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, और ये जो कंडक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर है। सो बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि कोस आएगा, कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर की वजह से और इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज यहाँ पे बी डॉट डी एल है। बी डॉट डी एल का मतलब कि यहाँ पे कोस आ जाएगा। कोस का मतलब कि कोस की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कोस 90 वाला पार्ट हमें लेना ही नहीं है, बिकॉज कोस 90 0 होता है। सो ये वाला पार्ट भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला कंडक्टर बचा जिसकी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इस पूरे लूप में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब कि हमें सिर्फ इसी की कैलकुलेट करनी है, लोअर वाले पार्ट की। सो इट विल बी म्यू नॉट ऑफ आई। सपोज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एन हेयर। ओके, और इस पूरे की लेंथ एल मान लो आप। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है और इस पूरे की लेंथ एल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? दैट विल बी एन इंटू एल। ओके, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी बार करंट रिपीट होगा। ओके, इसका मतलब कि अगर एक टर्न में आई करंट फ्लो हो रहा है तो एन टर्न्स में एन आई करंट फ्लो होगा, तो एन एल टर्न्स में एन एल आई करंट फ्लो होगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है इससे हमें सिर्फ म्यू नॉट आई नहीं लिखना, बल्कि म्यू नॉट आई की जगह एन एल आई लिखेंगे। ओके, दैट इज बी डॉट डी एल। ओके, यहां तक समझ में आ गया ना? अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई। ओके, नाउ दिस इज द लेंथ अगेन। सो बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कटा, बचा क्या? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ऑफ आई। ओके, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट सोलेनोइड। अब हम बात करते हैं टोरॉइड की। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो टोरॉइड में भी कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि टोरॉइड इससे ज्यादा इजी है। ओके, टोरॉइड के लिए क्या करेंगे? टोरॉइड एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखना। समझ में आ गया? आपके पास एक लॉन्ग स्प्रिंग है या फिर लॉन्ग हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसको आपको ऐसे कर्व कर देना है। ओके, तो दिस इज द टोरॉइड। अब आपको क्या करना है? इससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अगेन द सेम थिंग, इसके अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर और एक आउटर रीजन। ओके, तो हमें सेम कॉन्सेप्ट से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और सेम कॉन्सेप्ट से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो उसमें भी आपका फॉर्मूला बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ही आएगा। ओके, बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, बट इसका डेरिवेशन भी एक बार आप लोग देख लेना। डेरिवेशन एक्जैक्टली सेम नहीं है, बट रिजल्ट सेम है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। Okay, this was about the toroid, or this was about the magnetic field inside the toroid. Now next one, force on a moving charge. कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है
तो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा या फिर पल्शन फोर्स लग रहा होगा। उसी फोर्स को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बेसिकली जो फोर्स होता है जो किसी भी फील्ड में मूव कर रहा है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, वेरी गुड, और एक उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है तो उस टाइम में मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि सपोज करो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और यहाँ पे इस तरीके से कोई चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, सपोज करो ये थीटा एंगल बना रहा है, ओके, तो हमें क्या करना है, अगेन जब इस टाइप का थीटा एंगल बनाया तो हमें इसके फिर से दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ओके, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया हमने दैट इज v ऑफ साइन ऑफ थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया दैट इज v ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ओके। अब हमारे को ये मालूम है कि v cos थीटा की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसका मतलब कि जो मेन कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो v sin थीटा जो कि जिस वेलोसिटी से आपका चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी b है, ओके, तो यहाँ पे जब इस चार्ज को मैं बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्यों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वैसे तो हमने थीटा एंगल से मूव कराया था, बट हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो v sin थीटा से अगर हम मूव कराएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, ओके, जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी ऑफ साइन थीटा, ओके, यानी ये जो फोर्स होगा वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, और चार्ज के मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। बट जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो आपने इसके प्रीवियस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगती है। तो यहाँ पे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा होगा, क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स जनरेट हो रहा होगा, और आपने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, दैट इज अ फोर्स जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज, ओके। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जब कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो उसके ऊपर दोनों फोर्सेज लगेंगे, तो यहाँ पे F जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q क्रॉस E प्लस Q V क्रॉस B, ओके, क्रॉस B इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे V भी साइन थीटा है, तो V भी साइन थीटा को मैं V क्रॉस B लिख सकता हूँ, यू ऑलरेडी नो दैट A क्रॉस B इक्वल टू A B साइन थीटा, सो V क्रॉस B इक्वल टू V भी साइन थीटा, तो यहाँ पे मैंने V क्रॉस B लिख दिया। कुछ कॉमन ले लेते हैं, Q E प्लस V क्रॉस B, ओके, दिस इज द टोटल फोर्स, ओके, और इसी को हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलेंगे, ओके, दिस वाज अबाउट द लॉरेंट्ज फोर्स। सो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, we will meet soon by taking the second part of this chapter. Till then, be happy and be safe.